नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के लिए किसानों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंच चुका है। प्रतिनिधिमंडल में 40 किसान नेता शामिल हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को नए कृषि कानून को वापस लेना होगा, उससे कम में समझौता होने की गुंजाइश नहीं है। किसान नेताओं ने अपनी मांगें सरकार के सामने रख दी हैं, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को हटाए जाने की मांग भी शामिल है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार कह रही है कि एमएसपी को लागू रखा जाएगा, लेकिन अगर सरकार अनाज की खरीद नहीं करेगी तो एमएसपी का कोई मूल्य नहीं रहेगा। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली एनसीआर इलाके में जारी आंदोलन के बीच आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पंजाब के सीएम ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जल्द कोई हल निकलना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कैप्टन ने कहा कि हम इस विवाद का जल्द से जल्द हल चाहते हैं। पंजाब किसानों के प्रदर्शन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ता दिख रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, इसलिए किसानों के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ये किसानों की बात नहीं है। किसान का नाम आगे करके विदेशी ताकतें चीन, पाकिस्तान और दुश्मन देश भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। देश में विकास हो रहा है, लेकिन कुछ विदेशी ताकतों को देश का विकास अच्छा नहीं लगता। कुछ को मोदी का चेहरा पसंद नहीं है और वो किसान को मोहरा बनाकर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किसान आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री करा दी है। उन्होंने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसान आंदोलन को शाहीन बाग बना देना चाहते हैं। बीजेपी सांसद तिवारी ने कहा कि आंदोलन में खालिस्तान के नारे और पीएम मोदी को धमकी ने साफ कर दिया है कि आंदोलन देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए साजिश के तहत किया गया है। बता दें, बीजेपी नेता लगातार आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ रहे हैं, जिससे किसानों में नाराजगी है। कुछ लोगों ने वीडियो भी साझा की है जिसमें किसानों को खालिस्तानी साबित करने की कोशिश की गई है। हालांकि वीडियो पुरानी थी, उनका किसानों से लेना देना नहीं था। पतंजलि, डाबर जैसी कंपनियों के जिस शहद को शुद्ध कहकर बेचा जा रहा है, उस पर गंभीर सवाल उठे हैं। सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट यानी सीएसई ने कहा है कि प्रमुख ब्रांडों के शहद में शुगर सिरप मिलाया हुआ पाया गया है। शुगर सिरप को इस तरह बनाया जाता है कि मौजूदा भारतीय जांच के तरीके उसे पकड़ नहीं पाते हैं। सीएसई ने इन कंपनियों के ब्रांड को जर्मनी की लैब में जांच करने की बात कही है। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि जांच किए गए 13 ब्रांडों में से 10 ब्रांड के सैंपल न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी एनएमआर टेस्ट में फेल हो गए। सीएसई की रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मनी की लैब ने पाया कि डाबर के सभी 3 सैंपल एनएमआर टेस्ट में फेल हुए, 1 सैंपल टीएमआर टेस्ट में फेल हुआ। पतंजलि के 2 सैंपल टीएमआर और एनएमआर दोनों टेस्ट में फेल हुए। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने आखिरकार अपनी राजनीतिक पार्टी को लेकर घोषणा कर दी है। गुरुवार को रजनीकांत ने एक ट्वीट कर बताया कि वो 31 दिसंबर को राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे, यानी उनकी पार्टी जनवरी में लॉन्च हो जाएगी। उनका ये फैसला तब आया है जब तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। रजनीकांत के इसके पहले कई बार पॉलिटिक्स में आने की अटकलें लग चुकी हैं, लेकिन रजनी अभी तक इसे लेकर इतने स्पष्ट नहीं थे। एमडीएच ग्रुप के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उन्होंने माता चंदन देवी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 98 वर्षीय महाशय धर्मपाल बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से माता चंदन हॉस्पिटल में एडमिट थे। महाशय धर्मपाल के निधन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जाहिर किया है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन इस बार गणतंत्र दिवस पर भारत के राजकीय मेहमान हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जॉनसन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं उनको इसका आमंत्रण दिया था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने इस आमंत्रण पर अपनी स्वीकृति दी है या नहीं। ब्रिटेन ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते से वो टीकाकरण शुरू भी कर देगा, जिसके बाद अब फाइजर भारत के साथ बात आगे बढ़ाने की सोच रहा है। फाइजर के प्रवक्ता रोमा नायर ने कहा कि हम भारत सरकार के साथ अपने संवाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस वैक्सीन के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं को समझ रहे हैं और उसी के लिए देशों की सरकारों के साथ काम कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि हम भारत में ये कर सकते हैं। बता दें, वैक्सीन को रखने के लिए -70 डिग्री तापमान की आवश्यकता बताई जा रही है, जिसके लिए भारत में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया, बिहार चुनाव में सबके लिए फ्री वैक्सीन की बात कही जा रही थी, अब सरकार कह रही है कि सबको वैक्सीन नहीं लगेगी। आखिरकार पीएम मोदी का स्टैंड क्या है? बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा था कि देश की पूरी आबादी को टीका लगाने की बात नहीं हुई है। उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जो आसानी से कोरोना का शिकार हो सकते हैं।
भारत में एक दिन में 35,551 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 526 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 95,34,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,38,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,22,000 से ज्यादा हैं। ईरान की संसद में एक नया कानून पारित किया गया है, जिसके तहत देश के परमाणु केंद्रों पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से किए जाने वाले निरीक्षण पर रोक लगा दी गई है और साथ ही ईरान अब यूरेनियम संवर्धन को भी आगे बढ़ाएगा। इस नए कानून के आने के बाद ईरान सरकार 20% तक यूरेनियम संवर्धन दोबारा शुरू कर सकेगी, जिसे साल 2015 के परमाणु समझौते में 3.67% तक सीमित कर दिया गया था। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस कानून को मंजूरी मिलने से पहले कहा कि वह इस नए कानून से असहमत हैं, क्योंकि इससे कूटनीति को नुकसान पहुंचेगा। चीन के चांगई 5 मून मिशन ने चांद की सतह से पहली रंगीन तस्वीर भेज दी है। चीन के इस मून लैंडर ने चांद की सतह पर अपने पैर के पास से लेकर क्षितिज तक की तस्वीर ली है। चांद से मिट्टी और पत्थर के नमूने पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार किए गए इस मिशन ने मंगलवार को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंडिंग की थी। उतरने के बाद से ही इसने चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।